जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आ चुके हैं। जो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है ये ऑलरेडी ही अपलोड कर दिया गया है और इस प्रैक्टिस सेट के अंदर जितने भी क्वेश्चन ऐड किए गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम पैटर्न पर ही आधारित हैं। और दोस्तों हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिए। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? जनगणना कराने की जिम्मेदारी फटाफट से बताइए किस मिनिस्ट्री के पास में होती है। और आपको हर क्वेश्चन का आंसर लगाना है और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर भी शेयर करना है कि आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। तो दोस्तों जनगणना कराने की जो जिम्मेदारी है ना, ये गृह मंत्रालय के पास होती है, होम मिनिस्ट्री के पास। वी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जनगणना, यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो सभी क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1872 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और पूछा जाएगा भारत की प्रथम नियमित जनगणना कब हुई थी? 1881 में और लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। तो प्रथम जनगणना और प्रथम नियमित जनगणना दो अलग अलग बातें हैं। दोनों कब हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी? यहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। और जो 2011 वाली जनगणना है ना, ठीक है, ये कौन सी जनगणना है? तो ये 15वीं जनगणना है, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है, तो स्वतंत्र भारत की पूछा जाए तो 7वीं जनगणना है, ठीक है। 2011 की जनगणना का नारा क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और 2011 की जनगणना के समय जो जनगणना आयुक्त थे ना, उनका नाम था सी चंद्रमौली। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है और हर क्वेश्चन को हम बिल्कुल इसी प्रकार से डिस्कस करेंगे ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आ सकें, आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आ सकें, ठीक है। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि इस वीडियो में आपको एक भी इस टाइप का क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि आपको लगे कि हम कुछ बेकार चीज पढ़ रहे हैं। सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं सारे फैक्ट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपर पट्टी यानी कि जो क्रस्ट होती है, जो कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है। क्रस्ट क्या होती है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को हम क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। आपको यह बताना है कि क्रस्ट को अन्य किस नाम से जाना जाता है। फटाफट से बताइए क्रस्ट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो क्रस्ट को सियाल नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो पृथ्वी की 3 परतें होती हैं। सबसे ऊपरी परत को हम कहते हैं भूपर्पटी या फिर क्रस्ट कहते हैं, और जो बीच वाली परत होती है इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटल। और जो निचली परत होती है इसको हम कहते हैं कोर। क्या? निचली परत को हम कोर कहते हैं, ठीक है। तो क्रस्ट को हम किस नाम से जानते हैं? जो सबसे ऊपर होती है इसको स्याल कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि जो क्रस्ट परत है ना, ये 2 तत्वों से मिलकर बनी होती है। एक सिलिका, ठीक है, और दूसरी क्या? तो दूसरी एल्यूमिनियम, ठीक है। इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? स्याल नाम से जाना जाता है। जो बीच वाली परत होती है मेटल या फिर मेंटल भी कह देते हैं इसको, तो इसको सीमा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको सीमा? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मैग्नीशियम, सिलिका, सबसे पहले सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है, इसलिए इसको सीमा कहा जाता है। और जो निचली परत होती है कोर, इसको नीफे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको नीफे? क्योंकि इसमें निकेल, ठीक है, और फेरस यानी कि लोहा की प्रधानता होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? नीफे कहा जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, चेचक। बताइए चेचक इसको और क्या कहा जाता है? स्मॉल पॉक्स। तो चेचक होने का कारण क्या है? किस कारण से चेचक होता है? बताइए फटाफट से। चेचक वायरस से होता है, ठीक है, लेकिन कौन से वायरस से होता है? वेरिओला वायरस के कारण स्मॉल पॉक्स या फिर चेचक हो जाता है। इसमें होता क्या है? तो चेचक से शरीर में लाल लाल दाने हो जाते हैं। आप लोग फोटो में भी देख पा रहे होंगे क्या हो जाता है? लाल लाल दाने निकल आते हैं। और चेचक पूछा जाता है क्या ये संक्रमित बीमारी है? बिल्कुल, ये एक
संक्रमित बीमारी है, ठीक है। और इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको छोटी माता भी कहा जाता है, इसको चेचक कहा जाता है और इसको स्मॉल पॉक्स कहा जाता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जो चेचक की वैक्सीन है, ठीक है, इसका हम कहें कि आविष्कार किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। किसने, एडवर्ड जेनर ने। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं। तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करी गई थी। तो देखिए दोस्तों, नियम है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करी गई थी। और स्थापना कब करी गई थी, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, लेकिन स्थापना करी गई थी 1774 में, ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि उस समय जो फर्स्ट सीजीआई बनाए गए थे, यानी कि पहले मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे, उनका नाम क्या था, ये भी पूछा जाता है। उनका नाम था एलिजा इम्पे। ओके, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो बताइए, पुरुषों की श्रेणी में फेंके जाने वाले डिस्कस थ्रो में प्रयुक्त डिस्कस का वजन और व्यास कितना होता है। डिस्कस थ्रो आप लोगों ने खेल देखा होगा, यदि नहीं देखा तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन एसएससी जीडी ने ही पूछा था, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि डिस्कस थ्रो में जो डिस्कस होता है, हाथ में जो खिलाड़ी लिए हुए है ना, इसको ही हम डिस्कस कहते हैं। तो इसका वजन पुरुष श्रेणी में अलग होता है और महिलाओं की श्रेणी में अलग होता है। अभी हम बात कर लेते हैं पुरुष श्रेणी में। तो इसका वजन होता है 2 किलोग्राम और व्यास कितना होता है, तो व्यास होता है 22 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम डिटेल से समझ लेते हैं। सबसे पहले डिस्कस थ्रो है क्या, तो ट्रैक एंड फील्ड थ्रोइंग इवेंट के अंतर्गत ये आता है। और पुरुषों के डिस्कस थ्रो में डिस्कस का वजन होता है 2 किलोग्राम और व्यास होता है 22 सेंटीमीटर। वहीं हम महिला श्रेणी की बात करें तो डिस्कस का वजन होता है 1 किलोग्राम और व्यास होता है 18 सेंटीमीटर। और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिस्कस थ्रो में जब हम डिस्कस को फेंकते हैं ना, ठीक है, तो एक वृत्त वाला एरिया होता है, क्षेत्र होता है, मतलब एक वृत्त होता है। इस वृत्त में खड़े होकर डिस्कस को फेंका जाता है, ठीक है। तो ये वृत्त कितने व्यास का होता है, 2.5 मीटर व्यास का ये वृत्त होता है और इसी वृत्त से डिस्कस को फेंका जाता है। फोटो में इसलिए लगा देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ सके। डिस्कस थ्रोअर यानी कि इस खेल को खेलने वाले कुछ प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, उनका नाम, एक है कमलप्रीत कौर, दूसरी हैं सीमा पुनिया और तीसरे हैं कृष्णा पुनिया। इनका नाम आपको याद रखना, पूछा जाएगा। इनका संबंध किस खेल से है बताइए। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी। जिस समय 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था ना, उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। यदि आपने सारी पंचवर्षीय योजनाओं के सन याद किए हैं तो आप बता सकते हैं कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। फटाफट से आंसर लगाइए, चौथी पंचवर्षीय योजना। वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर शेयर करना है कि आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। 20 में से कम 17 से 18 क्वेश्चन आपके सही होना चाहिए, तभी आप समझ सकते हैं कि आप सिलेक्शन के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं। अदरवाइज आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। आइए हम डिटेल से समझ लेते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1969 से 1974 तक रहा और हम बात कर रहे थे 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की, ठीक है। तो इसी पंचवर्षीय के दौरान ये हुआ, ठीक है। अब चौथी पंचवर्षीय योजना से और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले जो चौथी पंचवर्षीय योजना है ये डीआर गॉडविल मॉडल पर आधारित थी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका मुख्य लक्ष्य क्या था, तो स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति इसका लक्ष्य था। और उच्च प्राथमिकता मुद्रा स्फीति नियंत्रण करना और आर्थिक स्थिति में स्थिरता, ठीक है। और हम बात करें कि इस योजना के समय कृषि वृद्धि दर जो है ये सबसे अधिक रही थी। और इस योजना के दौरान 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, जुलाई 1969 में, ठीक है। और श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई 1970 में। और 1971 का भारत और पाकिस्तान का
युद्ध भी इसी योजना के दौरान हुआ था। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप इसी प्रकार से बिल्कुल डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, स्टैटिक जीके को पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी करंट अफेयर्स की, स्टैटिक जीके की और साइंस की 3 ई बुक लॉन्च हो गई हैं। ये जो 3 ई बुक है ना, आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाली हैं, इसलिए तीनों ई बुक को आप जरूर परचेस कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं आगे। बताइए, भारत में किसके पास बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है? किसके पास में बैंक नोट जारी करने का अधिकार होता है? तो बहुत ही लल्लू टाइप क्वेश्चन है। आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास में होता है। अच्छा, क्वेश्चन तो लल्लू है, लेकिन आरबीआई के बारे में एक क्वेश्चन तो पूछा जाता है, इसलिए सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। पूछा जाएगा आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो आरबीआई की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के द्वारा की गई थी। ठीक है, अधिनियम तो है 1934 का, लेकिन स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है, याद रखना। और हेडक्वार्टर मुंबई में है। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया। और जो फर्स्ट गवर्नर बनाए गए थे आरबीआई के, ऑसबोर्न स्मिथ बनाए गए थे। और फर्स्ट इंडियन गवर्नर बनाए गए थे सीडी देशमुख। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और ये कौन से नंबर के आरबीआई के गवर्नर हैं? तो 25वें नंबर के गवर्नर हैं। बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद भवन कहाँ स्थित है? फटाफट से सभी लोगों का आंसर सही आना चाहिए। आनंद भवन ये स्थित है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। अभी इलाहाबाद का नया नाम क्या हो गया है? प्रयागराज इसका नया नाम हो गया है। ठीक है, तो आनंद भवन उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है और नया नाम क्या हो गया है? प्रयागराज। और यह नेहरू परिवार का पूर्व आवास है। आनंद भवन क्या है? नेहरू परिवार का पूर्व आवास है। इसका निर्माण 1930 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा कराया गया था। आनंद भवन, स्वराज भवन, जवाहर भवन एक ही परिसर में स्थित हैं। ठीक है, तो आनंद, स्वराज और जवाहर भवन ये तीनों आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का पहला चरण खालिस्तान के दशक के मध्य से खालिस्तान के दशक के मध्य तक चला। बताइए कब से कब तक चला? तो हरित क्रांति का जो पहला चरण है, ठीक है, ये कब से कब तक चला? तो 1960 के दशक के मध्य से चला। और कब तक चला? तो 1970 के दशक के मध्य तक ये चला। तो यहां पर कौन सा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हरित क्रांति के चरण और हरित क्रांति को हम डिटेल से समझ लेते हैं, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा, हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो आप कहेंगे विलियम एस गौड़ ने किया। ठीक है, और जो एम एस स्वामीनाथन है ना, इनको भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ये बेसिक बातें आपको पता चल गई। अब हरित क्रांति के चरण, जो पहला चरण है ये 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य तक ये चला। ठीक है, और इसमें HYV बीजों का उपयोग पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्यों तक ही सीमित था। ठीक है, लेकिन जो दूसरा चरण है जो कि 1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य तक चला, इसमें HYV तकनीक जो है ये बड़ी संख्या में राज्यों में फैल गई और अधिक किस्म की फसलों को लाभ हुआ। ठीक है, तो हरित क्रांति के 2 चरण हैं। ठीक है, इनका दशक पूछा जाता है। नेक्स्ट वन की हम बात करें, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो बहुत ही ज्यादा सरल क्वेश्चन है, सभी को पता होगा कि भाषाई आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। लेकिन हम फैक्टों की बात करेंगे तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। बात है 16 दिसंबर 1952 की। ठीक है, 16 दिसंबर 1952 को 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद जो पोट्टी श्री रामुलु हैं, इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनकी मृत्यु के पश्चात यहाँ पर व्यापक जन आंदोलन हुए। फलस्वरूप मद्रास प्रेसिडेंसी से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ और इसकी राजधानी कुर्नूल को बनाया गया था। ठीक है, फिर बाद में 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य को हैदराबाद के साथ मिलाकर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश की
स्थापना पूछी जाती है, स्थापना दिवस कब होता है, तो 1 नवंबर को आंध्र प्रदेश का स्थापना दिवस होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं। तो सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किसे साधारणतः शामिल नहीं किया जाता। आर्थिक विकास की यदि कल्पना की जाती है तो किस किस को शामिल किया जाता है। सबसे पहले सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, इसको शामिल किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद, इसको क्या कहा जाता है, जीडीपी कहा जाता है। ठीक है, और सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद को क्या कहा जाता है, जीएनपी कहा जाता है, इसको भी शामिल किया जाता है। और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि, तो इसको क्या कहा जाता है, पर कैपिटल जीएनपी इसको कहा जाता है। ठीक है, पर कैपिटल जीएनपी कहा जाता है, इसको भी शामिल किया जाता है। ठीक है, लेकिन यदि हम बात करें इसमें तो विश्व बैंक के द्वारा जारी कोई भी ऋण, पुरानी वस्तुओं के विक्रय से प्राप्त धन आदि को शामिल नहीं किया जाता। तो वी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया था और सारे के सारे जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। बताइए सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं। तो मैंने इस प्रैक्टिस सेट में करंट अफेयर्स के 3 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो हम बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश का नाम क्या है, इनका नाम है फातिमा बीबी और इनका अभी निधन भी हो गया है। ठीक है, तो इनका नाम याद रखेंगे और इनसे जितने फैक्ट बनते हैं उनको भी आप याद रखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश का नाम था फातिमा बीबी और इनका निधन हो गया है 23 नवंबर 2023 को 96 वर्ष की आयु में। इनका जन्म हुआ था 30 अप्रैल 1927 को और केरला के पथानामथिट्टा में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और हम बात करें इनका पूरा नाम क्या था, मीरा साहिब फातिमा बीबी इनका पूरा नाम था। ये तमिलनाडु राज्य की राज्यपाल भी रह चुकी हैं और इस सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी थी, 1989 में बनी थी और 1989 से 1992 तक इनका कार्यकाल रहा था। और ये भारत के आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की पहली महिला सदस्य भी बनी थी। तो ये सारी बातें याद रखेंगे फातिमा बीबी के बारे में। अब तेलंगाना के नए सीएम का नाम बताइए कि तेलंगाना के नए सीएम कौन बन गए हैं। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के नए सीएम बन गए हैं। अब तेलंगाना मतलब अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं ना। ठीक है, टोटल 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं। 5 राज्यों में से 3 राज्यों में बीजेपी ने बहुमत हासिल किया है, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं ये कौन बने हैं, तो मोहन यादव बने हैं। ठीक है, दूसरा हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में सीएम कौन बने हैं, बीजेपी के विष्णुदेव साय जो हैं ये छत्तीसगढ़ में सीएम बने हैं। और हम राजस्थान की बात कर लेते हैं तो राजस्थान में भजन लाल शर्मा जो हैं ये सीएम बने हैं। ठीक है, और वहीं हम बात करें मिजोरम में तो मिजोरम में जेडपीएम ने बहुमत हासिल किया है और तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने बहुमत हासिल किया है। अभी हम तेलंगाना की बात कर रहे हैं ना, तो यदि हम तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना विधानसभा में कुल सीटें हैं 119। ठीक है, और कांग्रेस ने 64 सीटें हासिल करी हैं, वहीं वीआरएस ने 39 सीटें हासिल करी हैं। भाजपा केवल 8 सीटों पर ही सिमट गई है। ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार यहाँ पर बन गई है और नए सीएम बने हैं रेवंत रेड्डी और इन्होंने के चंद्रशेखर राव का स्थान लिया है। और तेलंगाना के गवर्नर कौन है, तो तमिलिसाई सौंदरराजन यहाँ के गवर्नर हैं। इस कांग्रेस से पहले तेलंगाना में बीआरएस की सरकार थी, भारत राष्ट्र समिति की सरकार थी। ठीक है, पार्टी का नाम है भारत राष्ट्र समिति और इसका पुराना नाम क्या है, तो तेलंगाना राष्ट्र समिति इसका पुराना नाम है। अभी इसका नाम बदला गया है। ठीक है, और जो के चंद्रशेखर राव यहाँ के सीएम थे, जब से तेलंगाना राज्य बना तभी से ये सीएम थे, तेलंगाना राष्ट्र समिति से थे। और तेलंगाना राष्ट्र समिति ने अपनी पार्टी का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति रखा। सोचा कि हम नेशनल हो जाएंगे, एक राज्य से निकलकर सभी राज्यों में फैलेंगे, लेकिन एक राज्य में ही ये सिमट गए, तेलंगाना में ही इनकी सरकार नहीं बन पाई। अब 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 की पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन रहा है, फटाफट से बताइए। 37वें राष्ट्रीय खेलों में पहले स्थान पर
कौन सा राज्य रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम जिस क्वेश्चन को लेते हैं ना उसका ऑपरेशन जरूर करते हैं, तो 37वें राष्ट्रीय खेलों का हम ऑपरेशन कर लेते हैं। कौन सा संस्करण है? 37वें राष्ट्रीय खेल मतलब 37वां संस्करण है। आयोजन किया गया गोवा में और इसका शुभंकर बनाया गया मोगा को। मोगा क्या है? एक भारतीय वायुसेना यानी कि गो जातीय जीव है। इसका आदर्श वाक्य क्या है? गोवा सेट हो जाओ, ठीक है। और एथम सॉन्ग खेल ऐसा खेल जैसा कोई खेला ना हो, और इसके सिंगर समर्पित गोलानी है। और हम बात कर लेते हैं कि 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी किसने जीती? सबसे पहले आप समझो कि राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी किसको दी जाती है? जिसने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते हों, ठीक है। तो ये ट्रॉफी जीती है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा गोल्ड जीते हैं। और सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड दिया गया है श्रीहरि नटराज को, ये भारतीय तैराक हैं। और सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का अवार्ड दिया गया है दो लोगों को, एक प्रणति नायक हैं, ये उड़ीसा की हैं, ठीक है। और दूसरे की हम बात कर लेते हैं, दूसरी कौन है? संयुक्ता प्रसन्न काले, ये कहाँ की है? ये महाराष्ट्र की हैं। पदक तालिका की हम बात कर लेते हैं। पदक तालिका में पूछा जाएगा, मैंने बता भी दिया है कि प्रथम स्थान किस राज्य ने हासिल किया है या सबसे ज़्यादा पदक किस राज्य ने जीते हैं। तो महाराष्ट्र की टीम ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। कितने? टोटल 228 पदक जीते हैं। सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल भी महाराष्ट्र ने जीते हैं। तो राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी महाराष्ट्र को दी गई है, क्योंकि राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी किसको दी जाती है? जिसने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हों। दूसरे स्थान पर सर्वश्रेष्ठ की टीम रही है, तीसरे स्थान पर हरियाणा की, चौथे स्थान पर मध्य प्रदेश की। और आयोजन कहाँ पर किया गया है? गोवा में आयोजन किया गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जो मेजबान राज्य है गोवा कौन से स्थान पर रहा है? तो 9वें स्थान पर रहा है पदक तालिका में। सारे फैक्टों को आप याद रखेंगे। अब फिर से आ गया स्टैटिक जीके का। तो मेकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? फटाफट से बताइए। मेकाल पर्वतमाला जो है ना ये छत्तीसगढ़ में है। एक्चुअल में मेकाल पर्वतमाला का विस्तार जो है ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में है, ठीक है। और मेकाल पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है ना, कौन सी है? अमरकंटक सबसे ऊंची चोटी है। और जब अमरकंटक की बात हुई है तो अमरकंटक किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में, ठीक है। और मध्य प्रदेश के अनूपपुर में ये है, ठीक है। और हम बात कर लेते हैं अमरकंटक की जो चोटी है, यहाँ से 3 प्रमुख नदियां निकलती हैं। उनका नाम क्या है? तो देखिए, एक तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा है, ठीक है। दूसरी कौन सी है? तो दूसरी सोन नदी है। और तीसरी कौन सी नदी है? जोहिला। ये 3 नदियां जो हैं ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं। इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। अब बताओ, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा पूछा गया है। तो पहला क्या हो जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से? पहला हो जाता है राजस्थान, ठीक है। और चूंकि सबसे बड़ा राज्य है ना राजस्थान, तो इसका क्षेत्रफल भी याद रखना, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। दूसरा सबसे बड़ा राज्य पूछा गया है, तो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश, ठीक है। और यदि तीसरा आपसे पूछा जाए तो तीसरा क्या हो जाता है? मध्य प्रदेश हो जाता है। और चौथा कौन सा हो जाता है? तो चौथा हो जाता है उत्तर प्रदेश। ये मतलब ऊपर की 4 राज्य आपको याद रखना है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य भी पूछा जाएगा ना भारत का, कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आप कहेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य हो जाता है आपका गोवा हो जाता है, ठीक है। अब बताइए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछा गया है, फटाफट से आंसर लगाइए। तो जो ग्रीनलैंड है ना, ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप यानी कि आइसलैंड है, ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? द्वीप अलग होता है, द्वीप समूह अलग होता है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह हो जाता है इंडोनेशिया, ठीक है। दोनों फैक्ट अलग अलग हैं, दोनों को आप याद रखेंगे। तुलसीदास, फटाफट से बताओ, तुलसीदास किसके समकालीन थे? फोटो देख के समझ रहे हैं? तो तुलसीदास जो हैं ये अकबर के समकालीन थे और साथ में ये जहांगीर के समकालीन भी रहे हैं। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, तुलसीदास की हम बात कर लेते हैं, गोस्वामी तुलसीदास। तो ये अकबर
और जहांगीर के समकालीन थे। और इस बात का उल्लेख जो है अबुल फजल ने किया है अपनी रचना आईने अकबरी में। ठीक है, तो आईने अकबरी ने अबुल फजल ने इसका उल्लेख किया है। तो आईने अकबरी पूछा जाएगा कि किसकी रचना है, तो अबुल फजल की रचना है। और तुलसीदास का दो प्रमुख ग्रंथ, एक तो रामचरितमानस और दूसरा है विनय पत्रिका। ठीक है, और तुलसीदास के गुरु का नाम पूछा जाता है तो नरहरिदास तुलसीदास के गुरु थे। और रामचरितमानस को एक फैक्ट पूछा जाता है, रामचरितमानस को जॉर्ज गियर्सन और स्मिथ ने हिंदू धर्म का बाइबल बताया है। ठीक है, हिंदू धर्म का बाइबल रामचरितमानस को बताया गया है। और किसने बताया है, तो जॉर्ज गियर्सन एवं स्मिथ ने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए कांग्रेस का मजाक उड़ाया? तो किसने कांग्रेस का मजाक उड़ाया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड डफरिन ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की हम बात कर लेते हैं। तत्कालीन वायसराय उस समय था लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो 1884 से 1888 तक। और कांग्रेस की स्थापना करी गई थी 28 दिसंबर 1885 में। तो जब कांग्रेस की स्थापना करी गई थी उस समय वायसराय कौन था, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो आप कहेंगे लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, और लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस का मजाक उड़ाया था। क्या कहते हुए मजाक उड़ाया था? उसने कहा था कि कांग्रेस एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की जनप्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। और जब कांग्रेस की स्थापना करी गई थी 1885 में, तो कितने प्रतिनिधि उपस्थित थे? 72 प्रतिनिधि उपस्थित थे। किस स्थान पर कांग्रेस की स्थापना करी गई थी? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। ठीक है, मुंबई में स्थापना करी गई थी। संस्थापक कौन थे? तो एलन ऑक्टेवियन हुम, इनको AO हुम कहा जाता है शॉर्ट में। और इनका संबंध किस देश से है? तो स्कॉटलैंड देश से इनका संबंध है। और कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे ना, वो बनाए गए थे बोमेश चंद्र बनर्जी। तो इस प्रकार से यदि आप पढ़ेंगे ना, तो गारंटी से आप सिलेक्शन लेके ही आएंगे। बिल्कुल डिटेल में आपको पढ़ना है। अब बताइए निम्नलिखित में से कौन सी रचना विष्णु शर्मा की है? रचना मतलब फेमस पुस्तकें, जो ऐतिहासिक पुस्तकें हैं, वहां से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं विष्णु शर्मा की। तो विष्णु शर्मा की जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वो हो जाती है पंचतंत्र हो जाती है। ठीक है, उत्तर रामचरित की हम बात कर लेते हैं। तो इसके लेखक कौन है? भावभूति। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट हैं जितनी भी रचनाएं हैं। और गीत गोविंद की हम बात कर लेते हैं, किसकी रचना है? तो ये जयदेव की रचना है। और महाभारत तो सभी लोगों को पता होगा, इसके रचयिता कौन है? तो वेद व्यास जो हैं ये महाभारत के रचयिता हैं। ठीक है, मतलब ये कंप्लीट आपको याद हो गया। और यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। अब आपको ये बताना है कि आपने 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं, मतलब आपका टोटल स्कोर कितना हुआ है। यदि आपका स्कोर 17 से 18 है तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं है ना, तो आप हमारी जितनी भी मैराथन वाली वीडियो है ना, सारे सब्जेक्ट के, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी, आप उनको विजिट कीजिए। स्टैटिक जीके की महा मैराथन की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, लगभग 15 वीडियो, और हर वीडियो में लगभग 500 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। मतलब सुधार की जरूरत है। और सुधार कहाँ से होगा? स्टैटिक जीके की यदि आप मैराथन देखेंगे तो सुधार होगा। अभी आप स्कोर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और मैं आपको फिर से याद दिला दूं अपनी ई बुक के बारे में। यदि आपके पास समय कम है, आपके पास समय कम है क्या? बिल्कुल आपके पास समय बहुत ही ज़्यादा कम है और तैयारी बहुत ज़्यादा करना है। ठीक है, इसके लिए आप कोई रिवीजन कर सकते हैं हमारी ई बुक के माध्यम से। ये जो ई बुक है ना, ये आप परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और साइंस, तीनों ई बुक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी मैं यूट्यूब पर सारा कंटेंट दे ही रहा हूँ, लेकिन यदि आपको रिवीजन करना है तो आप इन ई बुक को परचेस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यूट्यूब पर बहुत ही ज़्यादा कंटेंट मिल जाएगा, आप चैनल को विजिट कीजिए। ठीक है, अब एक एज अ टेस्ट आपको क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं, इसका आंसर आपको बताना है। आनंद भवन कहाँ स्थित है? इसी वीडियो से क्वेश्चन लिया गया, फटाफट से, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि बच्चे कितने अच्छे से वीडियो देखते हैं। ठीक है, यदि आपने वीडियो बहुत अच्छे से देखा होगा
तो आप ज़रूर बता पाएंगे कि आनंद भवन कहाँ पर स्थित है। ठीक है, आप SSCGD की प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिए, आपको कई सारे वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। और यदि कोई फीडबैक हो, कुछ आप सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं करेक्शन करके आपको मतलब और अच्छी तैयारी के साथ आपके समक्ष मतलब आ सकूं। ओके, थैंक यू दोस्तों, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।